हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का ध्यान दीजिएगा। हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसपे कि आपको टोटल 30 सेट दिया गया है टोटल। ठीक है, 30 सेट में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 2 करने वाले हैं। कितना है? 2। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट कर लिया है इसका भी, और इसका भी प्लेलिस्ट बन गया है। दोस्तों प्लेलिस्ट से चेक करते रहिएगा आप लोग, और प्रैक्टिस लगातार कंटिन्यू करते रहिए। तो ध्यान दीजिएगा, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना देरी किए। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी अगर चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और लाइक ज़रूर क्या कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोगों ने काफ़ी सारे पब्लिकेशन का सेट लगा रखा है, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाइए, आपको विजिट कीजिए प्लेलिस्ट और वहाँ से रिवीजन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि टाइम आपको काफ़ी करीब एग्जामिनेशन का, तो देरी मत कीजिए। रिवीजन जितना कीजिए उतना फ़ायदा करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने एक ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, इसका आपको सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी आपको पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। और वहीं अगर नर्मदा नदी का आपको उद्गम स्थल पूछ देगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आपको मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से होता है ये इसका उद्गम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ध्यान दीजिएगा, छऊ जो है आपको, ये कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, 2 का आपको राइट आंसर, उत्तर नंबर देखिएगा 4 हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, छऊ जो है आपको झारखंड का, आपको ये मूलतः आपको ये छऊ जो है झारखंड, फिर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है ये। ठीक है, तीनों जगह पड़ता है छऊ, झारखंड, यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से 3 नंबर। भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हैलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, कौन सा ऐसा वनस्पति जो हैलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? तो 3 का आपको देखिएगा राइट आंसर, देखिए 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुंदरवन में। ठीक है, कहाँ वर्गीकृत किया जाएगा? सुंदरवन। हैलोफाइट का मतलब होता है जो नमकीन क्षेत्र में आपको उगने वाले जो पौधे होते हैं, उसको हैलोफाइट कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 नंबर यहाँ से, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा युग्म गलत के बारे में पूछ रहा है इनमें से। तो 4 का देखिएगा राइट आंसर, देखिएगा समदाब रेखा दबाव, ये सही है आपको। समवर्षा रेखा, आपको ये धूप ये जो दे रहा है ये गलत है। ठीक है, 2 नंबर, क्योंकि समवर्षा रेखा जो है आपको समरेखा जो मानचित्र के एक निर्दिष्ट अवधि में वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को बिंदु को जोड़ती है, उसको समधूप रेखा कहते हैं। ये समवर्षा अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से गलत है, यही सही हो जाएगा। समताप रेखा तापमान, ये सही है। आइसोहेलाइन खारापन, ये सही है। ठीक है, आइसोहेलिन, ये जिसको आइसोहेल कहते हैं। ठीक है, आइसोहेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर यहाँ से। व्यापार चक्र में होते हैं, ध्यान दीजिएगा, व्यापार चक्र में क्या होते हैं, कितने चरण होते हैं? तो 5 का आपको राइट आंसर देखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर देखिएगा 2 हो जाएगा, 4 चरण होते हैं। व्यापार चक्र में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 6 नंबर यहाँ से, कि खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसमें किसका विरोध करने के लिए ये आयोजित किया गया था? तो 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टर्की का विघटन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन टर्की का विघटन हो जाएगा आपको इसमें, तो यानी कि तुर्की का विघटन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 7 नंबर। सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पूंजी व्यय के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? पूंजी व्यय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक के उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? टॉर्नेडो, टाइफून, हरिकेन या नार्वेस्टर? ध्यान दीजिएगा, 8 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नार्वेस्टर। ठीक है, नार्वेस्टर नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही हो जाएगा। टाइफून, टॉर्नेडो और हरिकेन जो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण है, लेकिन नार्वेस्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर यहाँ से, कि NSDL का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ से NSDL का। ठीक है, तो NSDL का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 4 हो जाएगा,
नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है आपको इसका फुल फॉर्म NSDL का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 10 नंबर की, संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। डेट याद रखिएगा, छोटा डेट के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये VVI, इसको मानिएगा, ठीक है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया था, यानी कि अपनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? ध्यान दीजिएगा, महरौली में जो जंग रहित आपको लौह स्तंभ है, आप लोग कुतुब मीनार जहाँ गए होंगे, कुतुब मीनार के पास जब विजिट करने के लिए जाइएगा तो वहाँ एक लौह स्तंभ है, ठीक है, वही महरौली कहलाता है वो जगह। वो जो लौह स्तंभ है वही जंग रहित आपको लौह स्तंभ है, उसको किसने स्थापित किया था? 11 का देखिएगा, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पर देखिए वंश से पूछ दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त वंश है। तो दिल्ली की ये महरौली में स्थित है, ये जंग रहित लोहा वाला स्तंभ जो है गुप्त शासक ने इसको स्थापित किया था। और ये जो गुप्त वंश का शासक कौन था, इसमें से शासक का भी नाम याद कर लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको स्थापित किया था, गुप्त वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ध्यान दीजिएगा, गायत्री मंत्र जो ये लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो 12 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है, ऋग्वेद से। ध्यान दीजिएगा, अगर ऋग्वेद से और भी प्रश्न यहाँ से निकलता है तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में आप पूछ देगा कि मंडल की संख्या कितनी है, तो 10 याद रखिएगा, ठीक है, मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। और अथर्ववेद में अगर पूछ देगा कि मंडलों की संख्या कितनी है, तो इसका भी याद रखिएगा आप लोग, टोटल कितना है? 20 है। अथर्ववेद में 20 मंडलों की संख्या है, ऋग्वेद में है 10 है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऋचाएँ पूछ देगा टोटल तो कितना है? 10,462, टोटल कितना है? 10,462 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 13 नंबर, दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया था? दिल्ली के औरंगजेब रोड जो है आपको पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो 13 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अबुल कलाम, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो 14 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। 1897 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1897। डेट याद रखिएगा, अगर डेट पूछ देता है प्रश्न का कि रामकृष्ण मिशन का संस्थापक विवेकानंद ने कब किया था, तो 1897, डेट भी याद रखेंगे आप लोग। 15 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से कि कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा, कानपुर के गदर का जो नेतृत्व किया था आपको, तो 15 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नाना साहब, ठीक है, नाना साहब यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर यहाँ से कि 9 वर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? 9 वर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कर्नाटक में किया जाता है। कहाँ? कर्नाटक में उगादी का जो 9 वर्ष मनाया जाता है, यह अवसर कर्नाटक में किया जाता है। कर्नाटक और साथ साथ में आंध्र प्रदेश भी अगर देता है तो वो भी सही हो जाएगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है ये उगादी, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं, तो 17 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, व्यक्तिक राज्य। कौन हो जाएगा इसका उत्तर सही? व्यक्तिक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से कि जालियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उस दिन जो है कि लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर देखिएगा, चारों ऑप्शन यहाँ पर दिखना चाहिए आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, अठारह का ऑप्शन नंबर देखिएगा 4 हो जाएगा, रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, छोटा डेट के साथ याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये दिन ये कांड हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में ये बाग में एकत्रित हुए थे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल आपको याद रहेगा तभी आप लोग लगा पाएंगे। तो 19 का देखिएगा राइट सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये भूटान। भूटान का देखिएगा कितना है, 47,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 47,000 वर्ग किलोमीटर पड़ता है भूटान का। वहीं आपको श्रीलंका का देखिएगा तो 65,610 है। मोटा मोटी याद रखिए, 65,610 है, 65,000 भी याद रख सकते हैं, ठीक है, 65,610 है। अगर बांग्लादेश का पूछ देगा तो 1,44,00,000, 1,44,000, 1,44,000, ठीक है। और नेपाल का अगर पूछ देगा तो 1,40,800, 1,40,800, इस प्रकार से। तो सबसे कम आपको 47,000 वर्ग किलोमीटर हो गया भूटान का, तो सबसे कम क्षेत्रफल इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से 20 नंबर के, किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव विहार स्थित है? किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव विहार आपको स्थित है, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपको है कौन से राज्य में स्थित है? तो 20 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, असम में हो जाएगा, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस लिए फेमस है? एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो जाता है, पूछा जाता है ये, ठीक है। और वाल्मीकि जो पूछ देगा तो ये आपको बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 21 नंबर के निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? ध्यान दीजिएगा, संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा किसने? तो 21 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पाणिनि। यानी कि पूछता है यह प्रश्न कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो पाणिनि, वही प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो पाणिनि यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अर्थशास्त्र का अगर लेकर पूछ देगा तो चाणक्य मारिएगा लोग, चाणक्य का ही नाम है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है अपना ये शक संवत पर आधारित है। देखिए शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी, याद रखिएगा 78 ईस्वी में पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे तो कितने वर्ष उसमें जोड़ा जाता है, तो टोटल देखिएगा 78 वर्ष जोड़ा जाता है, क्योंकि शक संवत की शुरुआत जो स्थापना जो हुई थी, शुरुआत जो हुई थी 78 ईस्वी में ही हुई थी, इसलिए आपको 78 साल उसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर में शक संवत पर आधारित है, और शक संवत में आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो जोड़ा जाता है तो 78 साल जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है? 23 का 2 हो जाएगा दोस्तों, 52वां स्थान है। कितना है? 52वां स्थान है। 121 देशों में आपको अपना भारत इसमें 52वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल अति असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि किस क्षेत्र की मृदा का जो निर्माण है तो ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय से होता है। तो 24 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दक्कन का पठार, ठीक है। दक्कन के पठार के अपक्षय के द्वारा होता है। 24 का ऐसा ही उत्तर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि गौण प्रदूषक का उदाहरण क्या है? गौण प्रदूषक का उदाहरण क्या है? तो 25 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ से 2 हो जाएगा दोस्तों, पैन, ठीक है, यानी कि पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि पैन, ये गौण प्रदूषक का उदाहरण है। 26 नंबर प्रश्न देखें कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पूछ रहा है न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो 26 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 30 वर्ष। और वहीं अगर लोकसभा पूछ देगा तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है। लोकसभा का भी जान लीजिए साथ साथ, ठीक है। और पंचायत में आपको जो वार्ड पार्षद बनता है उसमें के लिए 21 वर्ष, मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष होता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 27 नंबर यहाँ से कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो 27 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने ही आपको मेहरौली में, दिल्ली स्थित मेहरौली में जो जंगरोधी लोहा जो आपको जो लौह स्तंभ है इन्होंने ही स्थापित किया था, ठीक है, गुप्त वंश से संबंधित है। और विक्रमादित्य की उपाधि भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? विश्व की पूछ रहा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? तो 28 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी। कौन हो जाएगा? मैक्सिको की खाड़ी। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है?
भारत के कौन सा राज्य है जिसकी तटीय रेखा सबसे बड़ी है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश है? तो 29 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुजरात है। ठीक है, गुजरात का आपको सबसे लंबा हो जाएगा। कितना है याद रखिएगा, 1663 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको आता है आंध्र प्रदेश का 1100 किलोमीटर लगभग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से, बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? बिहार का किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? 30 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। ध्यान रखिएगा, इसको VBI लगा लीजिए। ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग बिहार के कौन से शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किया गया था। अगला प्रश्न कहता है कि नीति आयोग में नीति से तात्पर्य क्या है? यानी कि नीति का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है नीति का फुल फॉर्म। अगर इसको पूछ देगा कि इसको कब लागू किया गया, तो 1 जनवरी 2015 याद रखिएगा, छोटा डेट के साथ याद रखिएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से इसको लागू किया गया नीति आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर प्रश्न कहता है कि किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? तो सूफी सिलसिले को कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता कौन सा सूफी सिलसिला था जिसको प्राप्त थी? तो फिरदौसी याद रखिएगा। कौन सा? फिरदौसी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, यहाँ से देश रत्न किसे कहा जाता था? देश रत्न की उपाधि जो है किसे दिया गया था? तो देश रत्न जो है कि आपको ऑप्शन नंबर 33 का 4 हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद यानी कि भारत के ये प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, जिन्हें आपको 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था, जब बने थे देश रत्न की उपाधि। ठीक है, जो राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ है? बिहार में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ है? तो 34 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजगीर में। ये बिहार शरीफ के में पड़ता है, तो बिहार शरीफ साइड राजगीर में पड़ता है, सबसे गर्म जलकुंड है यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ से 35 नंबर की NREP का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, NREP का मतलब क्या है? तो 35 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP का फुल फॉर्म होता है, मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 36 नंबर, यहाँ से कि भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो 36 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कनाडा। यहाँ से कनाडा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान जो की थी, तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी। 38 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 पढ़ेंगे यहाँ से कि भावना कंठ गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला फाइटर पायलट हैं। ये आपका सही है। वह MiG-24 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती हैं, ये भी सही है आपका। 3 नंबर में कहता है कि वह भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली पहली 3 महिलाओं में से एक बन गई हैं, ये भी आपका सही है। यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है इनमें से। तो उसमें से देखिएगा तीनों सही है, तो इस प्रकार से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ से 1, 2, 3 सभी सही हैं। 39 नंबर देखेंगे प्रश्न कि बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित की समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो 39 का आपको देखिएगा, 39 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सावधि जमा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सावधि जमा। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि उपाय एवं युक्तियाँ RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। उपाय एवं युक्तियाँ RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। तो 40 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राज्य सरकार के लिए। कौन से सरकार के लिए? राज्य सरकार। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न संघीय सरकार के करों में कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? निम्न संघीय सरकार के करों में कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? 41 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, कॉरपोरेशन कर तथा आयकर। ठीक है, कॉरपोरेशन कर तथा आयकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से 42 नंबर की, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के रैंकिंग में पूछ रहा है कि भारत का स्थान कौन से स्थान पर है। तो 42 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 40वां स्थान है। कौन सा स्थान है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वां स्थान है। 42 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 43 नंबर के, बिहार में सरस्वती पूजन किस दिन किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये भी। बिहार में सरस्वती पूजा जो किया जाता है कौन से दिन किया जाता है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी। ठीक है, माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी को बिहार में सरस्वती पूजा किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया। पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया भारत ने। 44 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान के कहाँ किया था? पोखरण में किया था। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के पोखरण में किया था। कब? 18 मई 1974। छोटा डेट भी याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसका डेट। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो दूसरा वाला जो आपको परमाणु परीक्षण जो हुआ था, कब हुआ था? 11 व 13 मई 1998 को, 2 बार हुआ था। 11 मई को भी और 13 मई को भी 1998 में। 98 वाला जो हुआ था आपको APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुआ था, इसे भी याद ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 45 नंबर की, किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। 45 नंबर ध्यान दीजिएगा, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है किसे। तो ध्यान दीजिएगा 45 के यहाँ से सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर स्वाति नायक कॉलेज। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023 के लिए डॉक्टर स्वाति नायक को चुना गया है। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, यानी कि BPSC का मुख्यालय कहाँ है। 46 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ध्यान दीजिएगा 1 हो जाएगा, पटना में ही है। आप लोग पटना से अगर होंगे तो जानते होंगे, ठीक है, पटना में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सार्क संघ हैं। ध्यान दीजिएगा, सार्क जो संघ है किसका ये संघ है, सार्क। तो 47 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा 3 हो जाएगा, दक्षिण एशियाई देशों का ये संघ है सार्क, ठीक है। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 7-8 दिसंबर 1985 को, याद रखिएगा 7-8 दिसंबर 1985, याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को हुआ था। ये दक्षिण एशियाई देशों का संघ है। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 48 का आपको सही उत्तर देखिएगा कौन सा हो जाएगा। तो 48 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये गोल्ड मेडल, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेलों 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने स्वर्ण पदक जीता है। 49 का देखिएगा, 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूछ रहा है कि पंचायती राज से है। 49 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बलवंत राय मेहता, यानी कि बलवंत राय समिति, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति का आपको संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है। निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है। 50 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का, यानी कि हैवियस कॉर्पस, ठीक है, हैवियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का व्यक्ति जो है कि स्वतंत्र संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे, देखिएगा यहाँ से आपको सामान्य विज्ञान और गणित आ गया। गणित के लिए मैं गणित और रीजनिंग के लिए मैं PDF दे दूँगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी आप लोग जुड़ जाएँ, वहाँ से आप लोग जो भी अपडेट होगा वहाँ से आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF लेकर के आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और 11वां नंबर यहाँ से देखिएगा आप लोग, हम लोग साइंस देखेंगे। यहाँ से चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं क्या। ध्यान दीजिएगा, चमगादड़ जो होता है, जो उड़ता है बैट, तो वो बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वो क्या उत्पन्न करते हैं। तो 51 का आपको देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये पराश्रव्य ध्वनि तरंग जो है कि आपको रिलीज करते हैं, यानी कि उत्पन्न करते हैं, ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से कि अतिचालक वह चालक है जिसका खाली स्थान शून्य होता है। क्या होता है? अतिचालक वह चालक है जिसका खाली स्थान शून्य होता है। तो 52 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, प्रतिरोध इसका जो है रेजिस्टेंस शून्य होता है। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि स्पष्ट
प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम खाली स्थान अवश्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा 53 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 0.1 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 0.1 सेकेंड। 54 नंबर प्रश्न है कि एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस जो है आपको किस परिस्थिति में यानी किस सिचुएशन में आपको एक आदर्श गैस के रूप में आपको क्रिया कर सकती है? तो 54 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा निम्न दाब तथा उच्च ताप में। निम्न दाब यानी कि प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर जो है कि हाई होगा, उस स्थिति में जो है कि आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है एक वास्तविक गैस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से कि जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? अच्छी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जब जल जम जाता है तो उसका डेंसिटी जो है कि क्या होगा? 55 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये घटता है। ध्यान दीजिएगा, जल अगर जम जाता है, बर्फ़ के रूप में अगर आ जाएगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड खाली स्थान है। तो 56 का आपको राइट आंसर 56 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, द्विपरमाणुक है। आपको हाइड्रोजन क्लोराइड द्विपरमाणुक है। 57 नंबर प्रश्न कहता है कि वैद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो 57 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फ्यूज़ का। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? फ्यूज़ का उपयोग किया जाता है। 58 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ध्यान देंगे, कह रहा है कि किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो 58 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कैडमियम का छड़। ठीक है, ठीक है, कैडमियम यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ से कि अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक अम्लीय मृदा जो आपको होता है उसको उदासीन करने के लिए किसका हम लोग यूज़ करते हैं? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना का। दोनों का हम लोग यूज़ करते हैं। अत्यधिक अगर अम्लीय मिट्टी है, मिट्टी जो है आपको अगर एसिड की मात्रा उसमें ज़्यादा है तो उसको उदासीन करने के लिए बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना दोनों का हम लोग यूज़ करते हैं। 59 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? ध्यान दीजिएगा, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, तो इसका सही तो देखिए, कार्बन है, क्रोमियम है, निकेल है और मैंगनीज है। यहाँ पर चारों हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। स्टेनलेस स्टील में तत्व उपस्थित होते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दिए गए सभी तत्व उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 61 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तांबा, लोहा, जस्ता या सीसा? 61 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तांबा। ठीक है, तांबा जो है ये धातु जो है आपको ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में तांबा मुक्त तथा संयुक्त दोनों धातु है। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति में तांबा मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। यह एक उत्कृष्ट धातु है तांबा, जिसका आदि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया था। तांबा का ही आपको आदि मानव के द्वारा सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अकार्बनिक गैस इनमें से कौन सी नहीं? अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड? 62 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, 3, मीथेन। मीथेन जो है क्या आपको अकार्बनिक गैस नहीं है इनमें से, मीथेन यहाँ से आपको सही उत्तर हो जाएगा 62 का। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर 63 नंबर देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कहता है कौन सा सही नहीं है इनमें से? तो 63 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ से, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरा शैवाल कहते हैं, ये वाला तो सही है। फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं, ये वाला गलत है। ठीक है, गलत के बारे में पूछ रहा है, सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रोडोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं, ये सही है। फियोफाइसी के सदस्यों को भूरा शैवाल कहते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 64 नंबर यहाँ से कि उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है कौन सा है इनमें से? उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व इनमें से कौन सा है? 64 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 हो जाएगा, हीलियम। ठीक है, हीलियम जो है कि उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला आपको
तत्व है हीलियम। हीलियम का संकेत आपको He होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? शिरायुक्त किसका हृदय होता है निम्नलिखित में से? स्तनधारी, सरीसृप, मत्स्य या उभयचर? 65 का देखिएगा सी हो जाएगा दोस्तों, मत्स्य का। मत्स्य का जो हृदय होता है हार्ट शिरायुक्त होता है। 66 नंबर प्रश्न कहता है कि एडम्सिया यानी कि समुद्री एनिमोन, पेनेट्यूला यानी कि समुद्री पिच किस संघ के उदाहरण हैं? यानी कि यहाँ पर संघ के बारे में पूछ रहा है कि कौन से संघ में आता है ये। एडम्सिया यानी कि समुद्री एनिमोन, पेनिचुला यानी कि समुद्री पिच, ये कौन से संघ का उदाहरण है? तो 66 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये सिलेंट्रेटा संघ में आते हैं। कौन से? सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर के, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? 67 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, समवृत्ति अवयव। क्या होते हैं? समवृत्ति अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? तो 68 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है कि मनुष्य में श्वसक रंजक है, ये आपको हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 69 नंबर के, शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। तो 69 का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मानवों को। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। तो 69 का आपको सही आंसर मानवों को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यानी कि कहने का इसका मतलब ये है कि लगभग जो आपको है 34.4 से 37.8 डिग्री सेल्सियस यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान की स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। यानी कि मतलब वही कह रहा है, अल्पताप यानी कि हाइपोथर्मिया। ठीक है, तो मानवों में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? कौन से हर कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? 70 का आपको सही उत्तर आपको 3 हो जाएगा दोस्तों, काइटिन की बनी होती है। किसके? काइटिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? तो 71 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी हॉर्स। किसमें? सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़ा में नहीं होता है। अगला प्रश्न कहता है कि दाल देने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस कुल यानी कि क्लास में रखा जाता है? जो दाल देने वाला पौधा होता है उसको कौन से कुल यानी कि क्लास में रखा जाता है? तो 72 का आपको सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, लेग्यूमिनेसी के कुल में रखा जाता है, क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साथ साथ कि सोलेनेसी में जितना भी सलाद वाला सामान जैसे कि आलू, टमाटर, बैगन, ये सब जो होता है सोलेनेसी में आता है। मालवेसी में कपास, भिंडी, गुड़हल ये सब आता है। लिलियसी में लहसुन, प्याज वगैरह आता है। ठीक है, सभी याद रखिएगा आप लोग। 73 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? ध्यान दीजिएगा, बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहिप्स, आइसोहेलाइंज, आइसोबार या आइसोहाइट्स से देखिएगा, बराबर वर्षा वाले स्थान को बोल रहा है। 73 का आपको यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आइसोहाइट्स। ठीक है, आइसोहाइट्स। देखिएगा, वर्षा आपको देखिए ऊंचाई से होता है, जब पानी बरसता है तो ऊंचाई से गिरता है। इस तरह से याद कर लीजिए इसको, आइसोहाइट्स यानी कि हाइट से गिरता है, आइसोहाइट्स। इस तरह से कुछ भी मतलब ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए, बस याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। 74 नंबर के, सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? तो 74 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों को 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, 4 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 4 भाग में जो बांटा गया है सूक्ष्म जीवों को, तो वो कौन कौन से भाग में बांटा गया है? तो सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से जो है कि 4 भाग जो हो जाएगा, जैसे एक हो जाएगा बैक्टीरिया, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा कुछ शैवाल में समूहों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि बांटा गया है। 75 नंबर प्रश्न है और इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो 75 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, डॉगलस एंजेलबर्ट। किसने बनाया था? 1960 ईस्वी में, 1960
1960 ईस्वी में डॉगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था, कंप्यूटर में जो हम लोग यूज़ करते हैं माउस, ठीक है, कंप्यूटर माउस का। तो दोस्तों आई होप कि ये आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।